नमस्कार, सेंटर फॉर एम्बिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। यात्रा अनेक, लक्ष्य एक। जैसा कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते या पिछले कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की 3 देशों की यात्रा रही, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो उनकी यात्राएँ तो अनेक देशों की थी, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था। अब लक्ष्य उनका क्या था, ये तो हम चर्चा बाद में हम करेंगे। लेकिन आज हम, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज हम जो मैपिंग करेंगे वो इंडोनेशिया की मैपिंग करेंगे कि इंडोनेशिया विश्व मानचित्र में कहाँ है। क्योंकि किसी भी देश की और किसी भी देश के सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक स्थितियों को समझने के लिए हमें उस देश की पहले मैपिंग करना आवश्यक है कि मैपिंग में वो कहाँ है, विश्व मानचित्र में कहाँ है। तो आज हम करेंगे मैपिंग इंडोनेशिया की और कुछ चीज़ें हम समझेंगे धीरे धीरे करके आगे। ऐसे ही हम मैपिंग ऑस्ट्रेलिया करेंगे, फिर करेंगे न्यूजीलैंड की। आइए, ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के साउथ एशिया में अवस्थित है और जो इंडोनेशिया है वो एशिया के साउथ ईस्ट एशिया में अवस्थित है। एशिया की मैपिंग करने के लिए हमने एशिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे वेस्ट एशिया, जैसे मध्य पूर्वी कहते हैं, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर साउथ एशिया की हम शुरुआत देखें तो आप समझेंगे कि ये पूरा पार्ट आपका म्यांमार से नीचे चलेंगे आप, तो म्यांमार से नीचे चलते हुए आप थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और आपका ये ब्रुनेई, ये सारे देश जो आते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। और यही सारे देश दक्षिण पूर्व एशिया के एक संगठन है आसियान, उसके सारे सदस्य हैं। वर्तमान में 10 सदस्य हैं। और इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया के देशों में सबसे बड़ा देश है, द्वीपीय देश है। करीब करीब 17,000 द्वीप यहाँ पर अवस्थित है। और इंडोनेशिया कई महासागरों से, कई सागरों से घिरा हुआ है। अगर हम देखें तो इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन और इसके वेस्ट में अगर हम देखें तो हिंद महासागर है। और भारत से इसकी अवस्थिति अगर देखी जाए तो भारत से इसकी अवस्थिति, भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और निकोबार का जो दक्षिणम बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट पर एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, जहाँ पर सरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी बना रही है। तो ग्रेट निकोबार से और जो इंडोनेशिया का सबसे पश्चिम में जो आइलैंड है, जो द्वीप है सुमात्रा, उनके बीच की दूरी करीब करीब 160 किलोमीटर है। अब इंडोनेशिया की मैपिंग को समझने से पहले हम ये देख लें कि इंडोनेशिया के आसपास जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। इंडोनेशिया की बाउंड्री यानी किन किन देशों से लग रही है, इंडोनेशिया की मैरीटाइम बाउंड्री किन किन देशों से लग रही है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे इंडोनेशिया पर। ये देखिए, ये मैप है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का मैप भारत से इंडोनेशिया किस चैनल के माध्यम से अलग होता है, तो वो है ग्रेट चैनल। ये ध्यान रखिएगा कि नोट कर लीजिए कि इंडोनेशिया भारत से किस चैनल के माध्यम से अलग होता है, तो वो है ग्रेट चैनल। ये है निकोबार आइलैंड, और निकोबार आइलैंड के पास ही है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पर ही एक जगह है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इसी इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया की जो दूरी है वो 160 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? इंडोनेशिया में करीब करीब 17,000 द्वीप हैं, लेकिन कुछ मुख्य द्वीप हैं जैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, पापुआ। अगर हम इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाएं तो वेस्ट टू ईस्ट लगाते समय जो पहला द्वीप आएगा वो आएगा सुमात्रा,
पहला आएगा सुमात्रा, फिर जावा, फिर कालीमतान जिसे हम बोर्नियो द्वीप भी कहते हैं, फिर आएगा आपका सुलावेसी, और फिर आएगा आपका पापुआ। ये नोट कर लीजिए, 5 द्वीप हैं। पहला सुमात्रा, फिर बोर्नियो, फिर सुलावेसी, फिर पापुआ। ये नोट कर लीजिए आप। अब जो इंडोनेशिया है वो कितने महासागरों से घिरा हुआ है? तो इंडोनेशिया पैसिफिक ओशन और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और ये एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, और बहुत सारे द्वीप हैं तो इसे द्वीपीय देश कहा गया है। बात समझ गए? इस सराउंडेड बाय विद वाटर, यानी सराउंडेड बाय विद वाटर यानी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है उसे द्वीप, और जहाँ बहुत सारे द्वीप हों उसे द्वीपीय देश। और करीब करीब 17,000 द्वीप हैं यहाँ पर। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। और इंडोनेशिया का सबसे वेस्ट में जो द्वीप है वह सुमात्रा, और वही सुमात्रा जिससे भारत की दूरी, भारत के अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच की जो दूरी है वो 160 किलोमीटर है। और वहीं पर ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब हम देखते हैं कि इंडोनेशिया किन महासागरों से घिरा हुआ है। तो पहला तो आपका इंडियन ओशन, फिर आपका ये साउथ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, और कुछ और सागर हैं यहाँ पर, इनको आपको देखना है। ये देखिए, ये है अंडमान सी। अंडमान सी यानी सुमात्रा के ऊपर जो सागर है वो अंडमान सी है। इसको ध्यान रखिएगा। साउथ चाइना सी, यानी साउथ चाइना सी जो कि एक पैसिफिक ओशन का पार्ट है, प्रशांत महासागर का पार्ट है, ये इंडोनेशिया के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, साउथ चाइना सी। फिर आपका जावा सी, फ्लोर सी, बंदा सी, अरफुरा सी, ये ध्यान रखिएगा। जावा सी, फ्लोर सी, बंदा सी, अरफुरा सी, एक सिलेबस सी, और आपका ये फिलीपीन सी भी आप ध्यान रख सकते हैं, और सोलो सी, ये नोट कर लीजिए। ये सारे सी जो हैं, ये जो अंडमान सी है ये तो आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, और ये आपका साउथ चाइना सी, सोलू सी, जावा सी, सिलेबस सी, फ्लोर सी, बंदा सी, अरफुरा सी, ये सब पैसिफिक ओशन के पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। फिलीपीन सी भी, अंडमान सी इंडियन ओशन का पार्ट है, साउथ चाइना सी, जावा सी, फ्लोर सी, अरफुरा सी, बंदा सी, सोलू सी, फिलीपीन सी, ये सारे पार्ट किसके हैं? पैसिफिक ओशन के, प्रशांत महासागर के। बात समझ पाए? यानी सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, सबसे वेस्ट में जो द्वीप है वो सुमात्रा, फिर सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, पापुआ। और अगर हम सागर को देखें तो पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर, और फिर हम देखें जो सागर हैं, महासागर आपका पैसिफिक ओशन और आपका हिंद महासागर, और जो सागर हैं अंडमान सी हिंद महासागर का पार्ट है, और जावा सी, फ्लोर सी, बंदा सी, अरफुरा सी, सोलू सी, और साउथ चाइना सी। इन सागरों सबसे महत्वपूर्ण जो सागर है वो साउथ चाइना सी है, जिस पर चाइना क्लेम करता है। ये कहता है कि साउथ चाइना सी का जितना भी घेराव है, जहाँ भी वो फैला हुआ है, और उसके आसपास जितने भी देश आते हैं, और साउथ चाइना सी का पूरा जितना जलस्तर है वो सब मेरा है, जिसे हम 9 डैश लाइन भी कहते हैं। पहले 11 डैश लाइन थी, फिर उसने आगे चल के 9 डैश लाइन को बताया, और ना ही वो चाइना UNCLOS के नियमों को मानता है। UNCLOS यानी एक अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो कि हर देश की EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो को निर्धारित करता है। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। हम देखेंगे कि इंडोनेशिया की बाउंड्री यानी स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। तो इंडोनेशिया की जो स्थल सीमा है वो 3 देशों से लगती है। आप देखिए, ये मलेशिया है, यही मलेशिया है, और ये बोर्नियो किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका इंडोनेशिया का। किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। और तो ये मलेशिया है, ये बुर्नेई है, और जो बुर्नेई है वो मलेशिया में आता है। यानी मलेशिया 2 भागों में बटा हुआ है, ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया। तो ईस्ट मलेशिया जो है वो बोर्नियो द्वीप पर आता है, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। जो ईस्ट मलेशिया है वो बोर्नियो द्वीप पर आता है,
लेकिन मलेशिया की कैपिटल जो अवस्थित है वो उसके वेस्ट मलेशिया पर अवस्थित है। ठीक है, देखिए कोलालमपुर जो इसकी जो कैपिटल है वो वेस्ट मलेशिया पर अवस्थित है, और जो इसका ईस्ट मलेशिया है, ये जो ईस्ट मलेशिया है ये हो गया ईस्ट, और जो हो गया वेस्ट, है ना, और ये ब्रुनेई। तो पहला देश है मलेशिया, पहला देश है मलेशिया जिसकी कैपिटल इंडोनेशिया से लगती है, जिसकी सीमा किस लगती है, इंडोनेशिया से। दूसरा देश है ईस्ट तिमोर, देखिए जरा क्या है, ईस्ट तिमोर। और तीसरा देश है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ पापुआ न्यू गिनी। ये 3 देश हैं जिसकी सीमा, स्थल सीमा इंडोनेशिया से लगती है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडोनेशिया में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है इंडोनेशिया में, और उसके बावजूद भी इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा विविधता है। और विविधता होने के बाद भी जहाँ विविधता होगी वो देश डेमोक्रेटिक होगा। जैसे हमारे यहाँ देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो हमारा देश डेमोक्रेटिक है या नहीं? तो इंडोनेशिया में भी विविधता है, और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया का जो कल्चर है वो भारत से बहुत मिलता है, रामायण महाभारत की संस्कृति इंडोनेशिया मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया, आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया के किस द्वीप पर सबसे ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है, तो वह जावा द्वीप। जावा द्वीप पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इंडोनेशिया देश की। और इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, पहले सुमात्रा आता है, फिर जावा आता है, फिर ऊपर बोर्नियो, फिर सुलावेसी, फिर पापुआ। अब बात आपने समझ ली। अब आपसे यही पूछ सकता है कि इंडोनेशिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो किन किन देशों में लगती है। तो इंडोनेशिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ये समुद्री सीमा है, तो अगर हम देखें तो आप देखिए, ये सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया हो गया, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख लीजिए, ये ईस्ट तिमोर देख लीजिए, ये आप फिलीपींस देख लीजिए, ये पूरा फिलीपींस है, ये फिलीपींस देख लीजिए आप, और ये पापुआ न्यू गिनी देख लीजिए आप। तो यानी समुद्री सीमा और स्थिर सीमा, स्थिर सीमा में 3 देश, और जो अभी समुद्री सीमा है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ईस्ट तिमोर है, पापुआ है, फिलीपींस है, आपका थाईलैंड है, वियतनाम है। इन सब देशों की जो समुद्री सीमा है वो किससे लगती है, वियतनाम से लगती है। तो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको कि जो इंडोनेशिया है वो एशिया महाद्वीप के साउथ ईस्ट एशिया में अवस्थित है। और साउथ ईस्ट एशिया आपके म्यांमार से जब नीचे जाएंगे आप, तो आपका थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, फिलीपींस, पापुआ। इंडोनेशिया में जो द्वीप हैं वो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, पापुआ। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो है, और बोर्नियो पर 2 देश अवस्थित हैं, मलेशिया और ब्रुनेई। और जो मलेशिया जो अवस्थित है बोर्नियो पर, वो आपका ईस्ट मलेशिया है, और वेस्ट मलेशिया अलग है। वेस्ट मलेशिया पर मलेशिया की कैपिटल स्थित है, कोलालमपुर। और इसकी जो कैपिटल है इंडोनेशिया की, वो कैपिटल जावा पे जगार्ता अवस्थित है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते जब समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसकी हम राजधानी को बोर्नियो महाद्वीप में एक जगह है नुसंतारा, वहाँ पर अवस्थित करेंगे इसकी राजधानी को। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी इंडोनेशिया कहाँ पर अवस्थित है, जावा पर अवस्थित है। अब आप ये समझ लीजिए, जो आपकी जो स्टेट हैं ये भी समझना आवश्यक है। जो इंडोनेशिया में जो स्टेट हैं, ये कितनी स्टेट हैं, कितनी, ये भी आप नोट कर लीजिए। पहली जो स्टेट है ये स्टेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्टेट, लुम्बार्क स्टेट और मकासा स्टेट। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है वो आपकी मलक्का स्टेट है,
क्योंकि मलक्का स्टेट क्या है, मलक्का स्टेट की पहले अवस्थिति देखिए। मलक्का स्टेट की अवस्थिति, अब मलेशिया जो देश है, तो इसे हम क्या, वो इसे हम ये पेनिनसुला है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, मलेशिया। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, यानी मलेशिया और सुमात्रा को अलग कर रही है, और अंडमान सी और साउथ चाइना सी को क्या कर रही है, जोड़ रही है। देखिए मलक्का स्टेट, और मलक्का स्टेट विश्व का सबसे व्यस्तम जल स्टेट है, जल संधि है, क्योंकि विश्व का करीब करीब 1/4 जो व्यापार होता है वो इसी जल संधि के माध्यम से होता है, इसी रास्ते के माध्यम से होता है। और ऊपर देखेंगे तो मलाया पेनिनसुला, मलाया प्रायद्वीप, और नीचे आपका सुमात्रा, और मलाया प्रायद्वीप से ही नीचे हैंग हुआ है सिंगापुर, उनको अलग कर रहा है, और अंडमान सी और आपका साउथ चाइना सी को जोड़ रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए सुंडा स्टेट है, सुंडा स्टेट और जो मलक्का स्टेट है, मलक्का जो स्टेट है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का जो भी ट्रेड होता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को या पूर्वी एशिया के देशों को, जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, वो इसी रास्ते के जरिए होता है। और चाइना का करीब करीब 80% जो व्यापार है वो मलक्का स्टेट के द्वारा होता है, यानी मलक्का स्टेट से निकलते हुए वो हिंद महासागर, फिर हिंद महासागर से निकलते हुए आपका अंडमान सी, फिर अंडमान सी से आपका होते हुए आपका रेड सी, फिर आपका आप देखते हो कि आगे रेड सी से आप आगे जाओगे तो पर्शियन गल्फ, फिर पर्शियन गल्फ से आप आगे इधर से आओगे तो आपका भूमध्य सागर से होते हुए सब यूरोप में, आपका वेस्ट एशिया में। अगर चाइना को जाना है तो चाइना के जहाज जो भी जाने हैं वो कहाँ से जाएंगे, मलक्का स्टेट से आएंगे। तो इसलिए चाइना काफ़ी चिंतित रहता है कि अगर बाई चांस कभी इस रास्ते को रोक दिया गया तो उसके लिए काफ़ी चिंता का विषय हो जाएगा। तो मलक्का स्टेट हो गया, फिर आपका देखिए सुंडा स्टेट, फिर आपका ये लुम्बाक स्टेट, लुम्बाक स्टेट यानी जावा और लुम्बाक जो आइलैंड है उसके बीच में है। फिर आप देखिए ये जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा स्टेट है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह बांडुक, नोट करिए बांडुक और सुरनबाया, ये भी नोट करिए, और मकासर स्टेट यानी सुलावेसी और कालीमतान के बीच में कुछ अलग कर रहा है वो मकासर स्टेट है। यानी यहाँ पे 4 स्टेट है, जिसमें मलक्का, सुंडा स्टेट, लुम्बाक स्टेट और मकासर स्टेट। ठीक है, इसी मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, अब जो इंडोनेशिया है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसे हम REE कहते हैं, ये प्रचुर मात्रा में है। और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जस्ता है, लिथियम है, ये इंडोनेशिया में प्रचुर मात्रा में है, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोनों एक ही हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर एलिमेंट्स ये दोनों एक ही हैं। मैं आपको अगर समझाऊं तो मान लीजिए कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है और इसके अंदर ये है REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो वो सारे तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट को जो निकालने का जो माइनिंग है, जो उसका प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा है, और जो निकालने की टेक्नोलॉजी है वो हर देश के पास नहीं है। अब क्रिटिकल मिनरल्स तो हमारे देश के पास भी हैं,
लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है निकालने की। विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग, उसकी प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी जिसके पास है, सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी जिसके पास है, वह चाइना। और जैसे आज विश्व में क्रूड ऑयल की डिमांड है, वैसे ही भविष्य में और आज वर्तमान में भी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड है। और अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, और जितने भी आप देख रहे हैं कि रडार है, एयरक्राफ्ट है, आपकी टरबाइन है, आपके सेल फोन है, वो इन सब में सेमीकंडक्टर है, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जो निकिल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस, निकिल इंडोनेशिया में ही वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा निकिल पाया जाता है। अब ये देखिए आप कि भारत ने इंडोनेशिया से ये एग्रीमेंट किया क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को लेके, और साथ के साथ भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यानी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल पर जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में लगातार वॉर की स्थिति बनी हुई है, और भारत को 2070 तक भी क्या करना, उसका टारगेट है नेट जीरो। तो भारत क्या कर रहा है, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने समझ लिया मैपिंग इंडोनेशिया की।